जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर भर्ती वर्ष 2022 के लिए हम लोग साइंस प्लस जीके का क्लास चला रहे हैं। उस क्रम में यह प्रैक्टिस नंबर 7 है, यानी कि 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। यह सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के हुए। दोस्त, यदि चैनल पे आप नए हैं यानी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब का बटन दबा करके बगल में बेल आइकन वाले सेक्शन पे ऑल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लाइक का बटन भी दबा देना है। और आपको बता दें, मेंटल एप्टीट्यूड अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो यूपीएसआई में जितने भी प्रीवियस ईयर मेंटल एप्टीट्यूड सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सभी को अलग से निकाल करके एक वीडियो, एक नहीं 10-12 वीडियो बना करके प्लेलिस्ट बना करके लगा दिया है। आप वहां से जा करके देख सकते हैं और सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड का 3 अलग से क्लास है, इनको भी देख लेना है। और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो इससे भी जुड़ना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पेटामीटर, प्रकाश वर्ष, परसेक्स, हब्बल की लंबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन है, 20 साइंस के हैं और 20 जीके के हैं, ठीक है। तो 40 में से आपका कितना सही होता है उसको भी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना है कि हमारा इतना 40 में से सही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? यानी कि कोई रबड़ है, उसको यदि हमने तान दिया है दोनों सिरे से पकड़कर, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा तो रहेगी नहीं, गति तो अभी करेगा नहीं, वह स्थित है और उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है W = mgh, ठीक है, याद रखिए। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक फार्मूला बेस न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। देखिए क्या होता है कि यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। कह रहा है कि अब वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा, तो देखिए वेग यहाँ पर है तो इसको हम लोग दोगुना कर देते हैं तो क्या होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ v को यानी कि दोगुना करने की बात कर रहा है तो यानी कि 2v का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको n गुना करने की बात का है तो n गुना हो गया, फिर n के ई बराबर अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 यहाँ हो जाएगा तो 4 हम लोग यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं। अब v स्क्वायर है तो v स्क्वायर हो ही गया। अब यहाँ पर गुणे हाफ m, ठीक है, और यहाँ पर v स्क्वायर हो गया। अब देखिए हाफ v स्क्वायर, यह यहाँ पर देखेंगे तो किसका मान है के ई का मान है, तो इसकी जगह हम लोग के इधर देंगे। n यानी कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर कितना गुना पूछा है इसीलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा किसका मान है काइनेटिक एनर्जी का मान है। तो अब कितने गुना हो गया आप ही बताइए, n की वैल्यू क्या होगी 4। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? तो चलिए एक हम लोग वस्तु मान लीजिए कोई गोलाकार पथ है और यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु यह बना दिए। हर वेग कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, तो इसको एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन कराएंगे तो इसमें क्या बदलेगा, तो इसमें जो वेग है यह हर प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती? यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो एक दिनों में यानी कि एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती?
तो इसमें जो टी बराबर 2 पाई करड़ी में आर ई प्लस एच का क्यूब अपान जी आर ई का जो फार्मूला होता है यह वाला रखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आंसर आएगा लगभग 129 दिन आएगा। तो आप इसको याद रखना, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन जो यहाँ पर वर्तमान दूरी की आधी करके क्वेश्चन पूछता है, तो 129 सही हो जाएगा। कह रहा है केपलर के दूसरे नियम का परिणाम क्या है। तो केपलर ने टोटल 3 नियम दिए थे। चलिए यहाँ पर हम लोग नियम समझते हैं। देखिए केपलर बाबा ने कहा था कि सूर्य यानी कि जो पृथ्वी है यानी कि जो ग्रह है सूर्य का क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए कि यह सूर्य है और यह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हमारी बन चुकी है, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और उसमें से सूर्य किसी एक फोकस पे स्थित होता है। तो यह हो गया इनका पहला नियम। दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया था कि जो यहाँ पर जो ग्रह जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। अब इसका क्या मतलब हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी कोई चक्कर लगाती है, ठीक है। 1 मिनट, मान लीजिए कि 2 घंटा में इतना क्षेत्रफल दूरी तय की, ठीक है। तो 2 घंटा में इतना क्षेत्रफल दूरी तय की, तो जब इस साइड यानी कि दूसरे फोकस पे आया थी 2 घंटा में, तो दूरी ज़्यादा चल देगी क्योंकि इधर जो चलने वाला एरिया है यहाँ पर जल्दी जल्दी पार होगा, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो 2 घंटा में, ठीक है, अगर इधर भी 2 घंटा की दूरी चलेगी तो समान क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के समान होता है। यानी कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली समान समयांतरालों में यानी कि समान समय के अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय जो चाल होता है वह नियत होता है, ठीक है। और यह हो गया केपलर का दूसरा नियम। इसे कोणीय संवेग संरक्षण के यह जो होता है तुल्य होता है। और जो तीसरा नियम था उनका क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है। यह इनका तीसरा नियम था। तो तीसरा नियम डायरेक्ट फार्मूला से भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 46वें का सी, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पर इस हिसाब से 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दाब और बल में कौन सदिश राशि है। तो सदिश अदिश तो अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पता है सदिश कौन है, बल है। बल हो गया, विस्थापन हो गया, यह सब क्या है, सदिश राशि है। दाब अदिश है और दाब और बल दोनों सदिश हैं। यहाँ पर गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 47 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी जो मापी जाती है वह उसकी यूनिट क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी जिसे खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अब यदि पूछ दे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है, तो याद रखिएगा 1 AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। तो बल, जब बल लगाएंगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है। 2 पिंड हैं तो उनके बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, या फिर पृथक बल होते हैं। तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर सही निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक की विमाएँ बराबर होती हैं। तो देखिए प्लांक नियतांक की बात करें तो इसका यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, E बराबर H, ठीक है। V यहाँ पर H जो है प्लांक नियतांक है और V जो है यहाँ पर आवृत्ति हो गई। तो H बराबर यानी कि प्लांक नियतांक बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा EV। तो इस E का विमा होता है ml² T/-2, ठीक है।
और यहाँ पर हो जाएगा v यानी कि वेग यानी कि लंबाई का वेग। एक मिनट यहाँ पर इसको सुधार करिएगा, यह जो है यह आवृत्ति है, ठीक है। तो इसको आवृत्ति की यानी कि क्या होती है, आवृत्ति यानी कि टी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह क्या है, यह प्लांक नियतांक है और यहाँ पर यह v है। तो जब यहाँ पर t के पावर -1 हो जाएगा, इस प्रकार से m(l²) t के पावर -1 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का डी। कोणीय संवेग के बराबर, और m(l²) t के पावर -1 किसका विमा होता है, तो कोणीय विमा, इन दोनों की विमाएँ आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी एक अभिक्रिया होती है और एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें से ऊष्मा यानी कि ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल में यदि सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराया जाए तो उसमें से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। या फिर पानी, यदि आपने देखा हो पानी में जो बुझा हुआ चूना रहता है उसको डाल देते हैं तो क्या होता है, उबलने लगता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो यह क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो इसमें से कौन सा है, पढ़ेंगे सभी ऑप्शन। तो यहाँ पर जल में सल्फ्यूरिक अम्ल यदि हम घोल दें तो उसमें से क्या होगा, ऊष्मा निकलने लगता है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज एक कितने कार्बन वाला अणु है। तो ग्लूकोज का आपको याद होगा, इसका रासायनिक फार्मूला तो होता है C6H12O6। तो कार्बन कितना है, कार्बन 6 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगर पूछ लेता हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन भी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर में गंध होती है। एस्टर में गंध कैसी होती है, तो फल जैसी गंध होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका उपयोग आपको पता होगा कि बिजली के जो तार होते हैं उस पर जो प्लास्टिक लगी होती है, जो कोटिंग होती है, उसे ही कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे बरसाती होती है झिल्ली प्लास्टिक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वह सब सीट का कवर हो गया, यह सब किस में आता है, पीवीसी में आता है। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है, ठीक है। विस्थापन और लगाए जाने वाले बल का बीच, देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है W यानी कि कार्य बराबर FD cos थीटा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लगाए जाने वाले बल कार्य शून्य होने की स्थिति में, तो यानी कि कार्य शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे W बराबर FD cos थीटा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर cos 0 का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0, और यहाँ पर cos थीटा बराबर 0 और cos 90, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 आ जाएगा। डी को 0 रखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर डी 0 नहीं होगा। तो वैसे भी यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो cos 90 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो उस दिशा में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। FD cos थीटा याद रखिए। एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। G बराबर दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर m कितना दिया था, m दिया है 50 किलोग्राम, ठीक है। सभी चीज़ को यहाँ पर लिख लें। और यहाँ पर 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीढ़ी बना देते हैं, ठीक है। सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, और 43 सीढ़ियाँ चलता है। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15 × 43, और यहाँ पर 43 क्या है, सेंटीमीटर चढ़ता है, ठीक है।
ऊंचाई क्या है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एच बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। और इसके बाद क्या दे रहा है, जी दे दिया, और टी बराबर दिया है 10 सेकेंड। चलिए अब निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, शक्ति यहाँ पर पूछा है तो शक्ति बराबर यानी कि पी बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय, यानी कि एम जी एच बटे टी। चलिए एम जी एच का मान रखते हैं, एम का मान 50 और जी यानी कि जी का मान 10 और एच का मान यहाँ पर कितना आया है, इसको साइड में करते हैं। एच का मान यहाँ पर कितना आया है 15 गुणे 43 बटे 100, ठीक है। और एम जी एच टी कितना है, टी भी 10 है। तो चलिए 10 से 10 कट गया, 50 से 2 बार में यह कट गया। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, तो जब गुणा भाग टोटल करेंगे तो कितना आएगा 322.5 वाट, ठीक है। शक्ति पूछा है तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ऐसे पहले भी सवाल आ चुके हैं। किस फार्मूला पर रखता है, एम जी एच बटे टी, एम का मान रख देंगे, जी का मान रख देंगे, एच का जो मान होता है ऊंचाई गुणे कितनी सीढ़ी चढ़ता है वह, ठीक है, और बटे टी। इस प्रकार से 322.5 आ जाएगा। देखिए 322.5 दिया है, तो इसका मात्रक हमें याद रखना होगा, शक्ति का मात्रक होता है वाट, और वाट लगा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछ रहा है 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, यानी कि 1000 गुणे 60 और 60 मिनट सेकेंड, यानी कि टोटल यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.10 इसको डायरेक्टली भी याद रखना है, ये बहुत बार पूछ देता है। 3.6 गुणे 10 जूल। रॉकेट लॉन्चिंग के नियम पर आधारित, यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग किसके नियम पर आधारित है, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 60वां नंबर कह रहा है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल कितना होगा, यानी कि परिणामी बल पूछ रहा है, टोटल कितना होगा। तो इसका परिणामी बल का फार्मूला होता है एफ बराबर करड़ी में F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये सब क्या है, करड़ी में है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं सभी का मान। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया क्या है, 1 मिनट, एफ बराबर काश 0 का मान 0 रखेंगे, काश 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर इन सब को 1 कर देगा, ठीक है। थीटा बराबर 0 रखने पर सबको 1 कर देगा। और F1 प्लस F2 का स्क्वायर, यानी कि F1 प्लस F2 का, जब यहाँ पर दिया है दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हैं तब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और काश 0 का मान यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से F बराबर हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2F1 F2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर अब देखेंगे तो एक फार्मूला हमें बनता हुआ नज़र आ जाएगा, F बराबर करड़ी में F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर तो जब स्क्वायर लग गया तो यहाँ पर करड़ी हट जाएगी, ठीक है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो F1 प्लस F2 आ गया। अब F का मान यहाँ पर 10 न्यूटन है और F2 का मान यहाँ पर 5 न्यूटन है, तो टोटल कितना आ गया, 15 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, यहाँ पर 0 का जब मान रखेंगे तो 1 हो जाता है।
इस प्रकार से साइंस का 20 क्वेश्चन खत्म हुआ। कितना आपका सही हुआ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। हम बाकी बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चन के लिए, जो कि तीनों में यानी हेड, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट और वर्कशॉप तीनों में समान ही आता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आप सबको पता होगा कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र में थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 18 जून को लड़ा गया था। अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 62 का सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 1946 ठीक है में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। और कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि वर्तमान में तीनों लोग ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, और इसमें जो उस समय आए थे उसका गठन किया था, उस समय के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली की पहल पर इसका गठन हुआ था। इस मिशन के 3 सदस्य थे। एक थे सर पैथिक लॉरेंस, और यहाँ पर इनके अलावा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। और इसमें से पैथिक लॉरेंस जो थे यहाँ पर इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से ली गई है। तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। और ब्रिटिश संविधान से बात करें तो यहाँ से संसदीय शासन लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता, यह सब कहाँ से, ब्रिटिश के संविधान से है। और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्श का अधिकार, यह सब कनाडा के संविधान से है। और फ्रांस में जो प्रस्तावना में शब्द प्रयुक्त है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यह यहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जोग जलप्रपात की बात करें तो यह भी शरावती नदी पर ही जोग शरावती पर स्थित है। शिव समुद्रम की बात करें तो यह कावेरी नदी पर पहुँचती, तो शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और यहाँ पर धुआंधार आपको पता होगा नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना है। न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के नियम के रूप में भी न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है। निम्नलिखित में से किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है, यानी कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर जो यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वह त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि पैराबैंगनी हो जाएगा। वैसे बात करें तो यह भी किरणों एक्सरे हैं, यह भी मनुष्य के शरीर को क्षति पहुंचाती हैं। जो एक्सरे किया जाता है मनुष्य का वह एकदम नैनो मिली सेकेंड में एक्सरे का जो किरण है शरीर पर डाला जाता है। अगर इसको भी थोड़ा सा भी यदि सीमा बढ़ाएं तो मनुष्य शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यूवी रेड यानी कि पराबैंगनी किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कहते हैं। तो हास्य गैस यह किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसका फार्मूला पूछ दे तो होता है N2O। ठीक है, N2O। इसके अलावा इसको मीठी हवा तथा हाइपोनाइट्स ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। इसका स्वाद यदि कभी पूछ दे तो स्वाद इसका कैसा होता है, मीठा मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है। तो BCG का टीका यानी कि पहले इसका फुल फॉर्म होता है BCG का बैसिलस कैलेमिट गुरिन। ठीक है, बैसिलस कैलेमिटी गुरिन। और यह क्षय रोग यानी कि जो TB होता है, तपेदिक होता है, इसके लिए यह संरक्षण प्रदान करने के लिए BCG का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। 71 का सही जवाब हो जाएगा, यह भारत के थे VA शिवादुराई। और
जब इन्होंने जब खोज किया था तो ये महज 14 वर्ष की उम्र के थे और इनका जन्म पूछ ले तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र मुंबई में मुंबई के एक तमिल परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पूछ रहे हैं कि जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा पोंगल। पोंगल से संबंधित है जल्लीकट्टू। और बात करें तो यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो कि पोंगल त्यौहार के दौरान ही आयोजित कराया जाता है और दिसंबर और जनवरी माह में तमिलनाडु में फसल कटाई का मौसम होता है, उसी दौरान इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागिनी किस राज्य का लोकप्रिय गीत है? तो रागिनी जो है हरियाणा का लोकप्रिय गीत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर कारगिल की लड़ाई हुई थी 26 जुलाई वर्ष 1999 में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुई थी और इसको जो है ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 76 का 65 और 35 के अनुपात में यहाँ पर बांटा जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें तो वर्ष 2009 के अंतर्गत के आया था यह और इसमें दिया जाता है। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी रोकने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों यानी कि NHRI एक वैश्विक संगठन तंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक गठबंधन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। और मानवाधिकार की बात करें तो पूछ देगा यदि कभी मानवाधिकार कब स्थापित यानी कि यूएनओ ने मानवाधिकार की स्थापना कब की गई? तो यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की घोषणा की, इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इसमें 33, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 33 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए थोड़ा सा जान लीजिए आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक किसके बारे में उल्लेख है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, इन सब से चीज़ों से संबंधित उल्लेख है। और आर्टिकल 124 में पूछ दे क्या है? तो आर्टिकल 124 में है एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन। 125 में पूछ दे तो 125 में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन के बारे में है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ दे नेक्स्ट क्वेश्चन 126 पूछ दे आर्टिकल में क्या है? तो 126 आर्टिकल में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 127 में क्या है? तो इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का, भारत के संविधान के कौन से घटक मानवाधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा में परिकल्पित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है। 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। 80 क्वेश्चन लास्ट, किसके तत्वावधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो देखिए और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको भी राज्यपाल शपथ दिलाता है, लेकिन दिल्ली में राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होता है। तो 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली के उपराज्यपाल के
उपराज्यपाल ही यहाँ पर शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 80 क्वेश्चन पूरा हो चुका है और यहाँ पर एक बार कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, जितना भी सही हुआ है यहाँ पर कमेंट नीचे एक बार करना है और निगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन जो है इसको दबाते हुए जाना है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और इन सब क्लासों को भी लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।